हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप ठीक ठाक होंगे और हमारी क्लासें भी देख रहे होंगे। तो जो आज की हमारी क्लास का जो विषय है वो है आपका बच्चों पुष्यभूति या हर्ष काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसके पीछे वाली जो क्लास हमने पढ़ी वो पढ़ी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता के हरियाणा में प्रमुख स्थान कौन कौन से? अगर किसी बच्चे तक वो क्लास नहीं पहुंच पाई या किसी कारणवश किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारी सारी क्लासें दिखेंगी तो वहां से आप इस क्लास के बारे में पढ़ सकते हैं। आगे की आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो पुष्यभूति या हर्षकाल के बारे में रहने वाली है। उम्मीद करेंगे हमारे जो चैनल है वो सभी बच्चों को पसंद आ रहा होगा। इसको बच्चे शेयर भी कर रहे होंगे। कई बच्चों की डिमांड आई कि हम हर रोज क्लास नहीं दे पाते हैं। इसके पीछे एक कारण है, कई बार समय की प्रॉब्लम रहती है बच्चों। तो उम्मीद करेंगे हम एचएसएससी के अब एग्जाम आ चुके हैं, डेट फिक्स हो चुकी है, लगभग एग्जाम आने वाले हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए अब हम आपको लगभग कोशिश करेंगे कि हर रोज यहाँ क्लासें दें और आपका एग्जाम से पहले सिलेबस कवर करवाएं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको हर रोज यहाँ एक नई क्लास देंगे और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप सब बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपका प्यार हमारे साथ बना रहेगा और आप हमारी क्लासों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बच्चे आज वर्तमान समय में एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हमारी क्लासें बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होंगी। क्यों? क्योंकि उसमें हरियाणा जीके का काफी महत्व, एग्जाम के अंदर हरियाणा जीके का काफी महत्व है। 20 से 25 नंबर के बीच में हरियाणा जीके आती है और हम अपनी क्लास के माध्यम से वो सारा का सारा सिलेबस उनका कवर करवाने जा रहे हैं। अगर बच्चे हमारी क्लासें रूटीन से पढ़ेंगे, हम रूटीन से क्लासें देंगे और बच्चे भी उसको गहनता से पढ़ेंगे तो उम्मीद करेंगे कि उस परीक्षा के अंदर जो 20 या 25 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके के बारे में जो पूछे जाएंगे वो लगभग हमारी पढ़ाई हुई क्लास से ही आपको मिलेंगे। तो आइए बच्चों आज शुरू करते हैं हमारी क्लास जिसका हमारा विषय है पुष्यभूति या हर्षकाल। तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में। इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे क्या? पुष्यभूति या हर्षकाल। इसमें भी हम रूटीन से बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको एक तरफ बताऊंगा, एक तरफ मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। बिल्कुल ही सीधी चीजें ये हम पढ़ेंगे आज। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें बच्चों? सबसे पहले राज्यवर्धन आएगा, फिर हर्षवर्धन, राजश्री, हवेनसांग के बारे में आएगा, कनौज के बारे में आएगा, फिर आगे आएगा तोमर शासन के बारे में आएगा, उसके बाद मोहम्मद महमूद गजनवी के बारे में आएगा। तो हम रूटीन से पढ़ेंगे। तो अगर बात की जाए पीछे की टॉपिक की, जो पीछे का टॉपिक हमने छोड़ा था वो छोड़ा था हड़प्पा सभ्यता से और उससे आगे का ही टॉपिक है ये बच्चों। तो इसमें क्या होता है, जो 5वीं सदी है, 5वीं सदी, लगभग 5वीं सदी के आसपास क्या होता है कि इसमें हुणों का आक्रमण, हुणों का आक्रमण होता है। हुणों आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करने के बाद जो इससे पहले जो सिस्टम था वो क्या था जी? गुप्त साम्राज्य का था, गुप्त साम्राज्य। तो क्या होता है 5वीं सदी में हुणों का आक्रमण हो जाता है और गुप्तों का जो साम्राज्य है वो लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ जाता है। धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो जाता है और हुणों का ही यहाँ स्थापना हो जाती है। इसके बाद एक राजा आता है 6वीं शताब्दी के शुरुआत में और वो होता है पुष्यभूति। पुष्यभूति अपने आप में एक अच्छा सेनानायक था जी। धीरे धीरे इसने कमान संभालनी शुरू कर दी और लगभग छोटे छोटे बड़े बड़े राज्यों को करते हुए उन्होंने अपने अस्तित्व में ले लिया पुष्यभूति ने। और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और 6वीं शताब्दी के अंत तक लगभग पुष्यभूति वंश की स्थापना हो चुकी थी। और इसी में 3 राजा थे। 3 राजाओं में से एक प्रमुख
और शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था बच्चों प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। अब यहां से शुरू होता पूरा का पूरा ये सिस्टम। इसके बारे में आपको एक स्टोरी बता देता हूं। जो प्रभाकर वर्धन था जी, उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्र का नाम था, 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन बड़ा और हर्षवर्धन छोटा, और एक उनकी बहन थी राजश्री। किसके थे जी? वो प्रभाकर वर्धन की। मैं यहां से एक बार इसको साफ कर रहा हूं। यहां से हम बात करेंगे प्रभाकर वर्धन की। आप इसको वर्धन वंश बोल सकते हैं, वर्धन वंश। अब इसमें क्या होता है, ये जी, ये बड़ा है राज्यवर्धन, फिर आता हर्षवर्धन, और फिर आती राजश्री। ये इनकी बहन थी जी। अब यहां लिखा हुआ है मेरे द्वारा कि राज्यवर्धन 605 ईस्वी, या इसके बारे में बात करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ समय पश्चात हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी के आसपास। तो 605 जो ही क्या था, प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को आक्रमण करने के लिए भेजा था, और जो ही वो आता है तो उसको समाचार मिलता है कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। तो क्या था, प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन राजगद्दी पर बैठा 605 ईस्वी में। 605 ईस्वी में किस पर बैठा भाई? राजगद्दी पे। अब जो ही ये राजगद्दी पर बैठा तो इसको जो ही ये आया अपने दरबार में, तो इसको पिता की मृत्यु के पश्चात एक खबर और मिली। वो खबर क्या मिली? इसकी माता का नाम था यशोमती। ये इनकी माता का नाम था भाई, यशोमती। और इनको यहां खबर मिली कि यशोमती सती हो गई है, जंगलों में सती हो गई है। इसको बहुत गहरा दुख पहुंचा, बहुत ही गहरा दुख पहुंचा। क्यों? क्योंकि इसको अपनी माता की मृत्यु की भी खबर मिल गई। क्या था उस समय, वर्धन वंश के समय सती जो प्रथा थी वो जरूरी नहीं थी कि सती हो, मतलब थोपी नहीं गई थी, खुद की मर्जी से था। क्या था, जिस समय ये सती हुई वो अपनी मर्जी से सती हुई, यशोमती अपनी स्वयं की मर्जी से। अब यहां का जो सिस्टम था प्रभाकर वर्धन के बाद थोड़ा सा छिन-भिन हो गया। क्यों? क्योंकि यहां के दरबारियों ने राज्यवर्धन को कहा कि आप राजा का पदभार ग्रहण करें और राजा का पद संभालें, परंतु राज्यवर्धन ने कहा कि मेरे से नहीं संभलेगा, मैं नहीं संभाल सकता। परंतु ज्यादा दबाव के कारण इन्होंने क्या कर दिया भाई, राज्यवर्धन ने अपनी गद्दी संभाल ली, और गद्दी संभालने के बाद राजा बन गया। और राजा बनने के बाद इसने अपना कार्यभार चलाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद में क्या हुआ, राजश्री का विवाह कर दिया गया। राजश्री का विवाह किया गया ग्रह वर्मा के साथ। राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा के साथ किया गया। अब जो ग्रह वर्मा के साथ इसका विवाह किया गया, तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में 606 ईस्वी में, ले भाई 606 ईस्वी में इनका छोटा भाई था, उसका नाम था भाई हर्षवर्धन। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में हर्षवर्धन क्या हुआ भाई, हर्षवर्धन शासक बन गया।
नया राजा बन गया भाई 606 में। अब जिस समय इसकी मृत्यु हुई उस समय लगभग 16-17 साल का था भाई, ऐसा मानते हैं। और इसने राजगद्दी संभाल लिया हर्षवर्धन ने। और राजगद्दी संभालने के बाद कुछ दिन बाद इसको पता चला कि गोंड के शासक शशांक ने ग्रहवर्मा को मार दिया भाई। गोंड का एक शासक था शशांक, उसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और वहां कन्नौज वगैरह पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जो ही ये खबर, इसकी मृत्यु की खबर यहां तक पहुंची भाई, तो इसको पता चला कि जो इनकी बहन है उनका नाम क्या था बच्चों, मैंने बताया अभी, राजश्री था भाई। इसको पता चला भाई राजश्री ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद बहुत ही दुखी थी और वो जंगलों में सती होने जा रही थी। जंगलों में क्या सती होने के लिए निकल पड़ी थी भाई। अब सती होने जा रही थी तो जो ही इसको भाई खबर मिली तो यो भी चल पड़ा भाई, किसको, अपनी बहन को ढूंढने के लिए चल पड़ा भाई। अपनी बहन को ढूंढने के लिए चल पड़ा ये। और जो ही इसने अपनी बहन को ढूंढा, कुछ समय लगा और अपनी बहन को ढूंढ लिया भाई। और ढूंढने के बाद इसने क्या करा, राजश्री को ही भाई किसका, कन्नौज का शासक बना दिया भाई। राजश्री को क्या कर दिया, कन्नौज का शासक बना दिया भाई। अब कन्नौज की शासिका कौन बन गई भाई, राजश्री। और ये हर्षवर्धन अपना शासन चलाने लग गया। अब हर्षवर्धन ने अपना शासन चलाना शुरू कर दिया भाई। धीरे 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 समय बीतता गया और समय बीतने के साथ में क्या हुआ, यह जो राजश्री थी ना, इसकी मृत्यु हो गई भाई 641 में। राजश्री की मृत्यु भाई 641 में। ये हो गया, ये हो गया। अब इस पे राजश्री की मृत्यु होगी 641 में। और भाई जो ही 641 में राजश्री की मृत्यु हुई ना, उसके बाद क्या करे भाई, हर्षवर्धन ने कन्नौज भी अपने कब्जे में ले लिया। और कन्नौज को क्या कर दिया भाई, कन्नौज अपनी राजधानी बना दी कन्नौज। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है एचएसएससी के अंदर। लगभग एचएसएससी के अंदर जो आप हमारे टॉपिक पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री सारी की सारी हरियाणा की, इसमें से लगभग प्रश्न 2 या 3 आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आप हमारी क्लासें पढ़ने के बाद अनुभव करेंगे, सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है। क्यों? क्योंकि आप पीछे के एग्जाम के अंदर देखेंगे तो आपको पता लगेगा, आइडिया लगेगा कि हाँ भाई हरियाणा का जो इतिहास है उसमें से लगभग 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आप हमारी क्लास के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो भाई कन्नौज का शासक भी बन गया कौन, और कन्नौज राजधानी बना ली किसने, हर्षवर्धन ने भाई। चलो आगे चलते हैं भाई। बात आती है इसके दरबारी कवि की। हर्षवर्धन यो प्रश्न तो भाई पक्का आवे, लिख ली हो चाहे भाई कॉपी में। प्रश्न होगा भाई एचएसएससी में, पक्का होगा, हरियाणा पुलिस में जमा 100% है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था भाई, बाणभट्ट। बाणभट्ट। और बाणभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, हर्षचरित। यानी कि हर्षवर्धन के शासन के बारे में इसमें बताया गया है। हर्षवर्धन के शासन के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें भाई, हर्षचरित में। दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट का यो था भाई। आगे एक बात और रहा है भाई, एक और क्या है, तो दरबारी कवि लिख दिया ना, फिर आता है अवेन सांग। प्रश्न आता है, क्या आता है प्रश्न भाई, कि हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री
भारत आया। कौन सा चीनी यात्री भारत आया हर्षवर्धन के शासनकाल में भाई? ये प्रश्न आवे कई बार भाई, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बच्चों। इसमें क्या करना अपने को, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा आया भाई यात्री? अवेनसांग। इतना सुना सा नाम है भाई, बिल्कुल चीनी नाम, इतना बढ़िया नाम चीनी नाम है उसके, देखियो कि सुना नाम रहा अवेनसांग। एक बार में याद हो जाएगा ऐसा सुतरा नाम तो, क्यों अपने वाले तो पावे को नहीं भाई। आजकल एक बात हो रही है, अपना भी नाम इसी से होने लग गया आजकल है, हरियाणा में भी बिल्कुल नाम बोले भाई जमा सब तो हटके होना चाहिए। किसी अगर में कोई बच्चा हो गया, कोई और नाम रखना हो ना छोटे बेबी का, तो उनको बस पड़ोस मास से पासा किसी का नाम नहीं होना चाहिए, जमा छोटा 2 अक्षर का नाम। तो आगा तो भाई नहीं चलेंगे ए आ ए बी सी, पहले आया करते भाई नाम बड़े बड़े, रामलाल श्यामलाल, बड़े बड़े नाम हुआ करते। तो आजकल तो भाई छोटे छोटे नाम है। यो अवेनसांग नाम है ना, यो किसका भाई? यो चीन का है, चीनी यात्री। इसने थानेसर की यात्रा करी थी, ऐसा मानते हैं कि इसने थानेसर की यात्रा करी थी। और इसका जिक्र इसने अपनी पुस्तक है इसकी सी यू की, इसकी प्रमुख पुस्तक है भाई सी यू की, इसमें इसका जिक्र है थानेसर की यात्रा का, और भाई हर्षवर्धन के दरबार के बारे में इसमें जिक्र मिलता है भाई। ठीक है भाई बच्चों, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे हर्षवर्धन की मृत्यु यानी टोटल जिसका समय है वो लिखा गया है यहाँ 606 से 606 में गद्दी पर बैठा और 647 में इसकी मृत्यु होगी। ठीक है, इसके बाद हरियाणा में क्या मिलता है? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात समय बढ़ता जाता है और बीच के समय की बहुत कम जानकारी मिलती है, और उससे आगे का जो समय होता है वो क्या मिलता है जी? कनौज का शासक था यशोवर्मा, यशोवर्मा। इसके बारे में कुछ एक जानकारी मिलती है यशोवर्मा के बारे में। अब यशोवर्मा कनौज का शासक था, और उसी टाइम पर कश्मीर का एक शासक था, कश्मीर, जिसका नाम था, बहुत शक्तिशाली शासक था कश्मीर के अंदर, ललिता द्वितीय मुक्तापीड। इतना बढ़िया नाम है भाई, ललिता द्वितीय और मुक्तापीड। ए भाई पूरा 2 किलोमीटर का नाम है, कश्मीर का शक्तिशाली शासक था। इसने क्या किया, जो यशोवर्मा था इस पर आक्रमण करके इसको हरा दिया, और यहाँ पर छोटे छोटे जगह बना दी और छोटे छोटे राज्यों में स्थापित कर दिया, छोटी छोटी जगहों में स्थापित कर दिया और अपना कब्जा स्थापित करना शुरू कर दिया। शक्तिशाली शासक था भाई। उसके बाद में आगे समय बढ़ा, और ऐसा मानते हैं कि 9वीं सदी, 9वीं जो सदी थी, 9वीं सदी, 9वीं सदी में क्या हुआ? प्रतिहार शासक थे भाई, इनका प्रतिहार शासकों का दबदबा रहा। फिर आगे समय बढ़ा तो 9वीं सदी में क्या होया? क्या था? एक नागभट्ट द्वितीय, एक था भाई नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, ये रहा नागभट्ट द्वितीय 805 से 833 ईस्वी तक इसका जिक्र मिला भाई। फिर उसके बाद मीर भोज एक 882 पेवा के अंदर एक अभिलेख मिला भाई, पेवा अभिलेख। पीछे ही क्लास में बताया था आपको अभिलेखों में, पेवा अभिलेख से में किसकी जानकारी मिलती थी? घोड़ों की, घोड़ों से व्यापार करने की जानकारी। घोड़ों का व्यापार होता था पेवा में, घोड़ों के व्यापारिक केंद्र पेवा। प्रश्न आएगा एचएससी के अंदर, पूछेगी एचएससी कि घोड़ों का व्यापारिक केंद्र कौन सा था? पेवा। मीर भोज के समय तो 882 पेवा अभिलेख से पता चलता है
कि जो मिहिर भोज थे, मिहिर भोज उनका समय था भाई, ये लिखा हुआ है यहां 836 से 855 ईस्वी तक। फिर उसके बाद तोमर शासक आ गए 9वीं सदी में। अब तोमर शासकों में क्या होता है, ऐसा मानते हैं कि तोमर शासकों में सबसे पहले ये लिख दिया महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम तोमर शासक थे। और तोमर राजा, प्रथम राजा, ये प्रसिद्ध तोमर राजा थे। और प्रथम राजा ऐसा मानते हैं वो थे भाई जाडल। तोमरों का प्रथम राजा था जाडल। कौन था भाई? जाडल। ये है। एक बार फिर से मैं मोटा मोटा यहां बता देता हूं आपको, ये लिखा हुआ है यहां। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, 605 ईस्वी में भाई राज्यवर्धन राजा बना 605 ईस्वी में। उसकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बना। और 606 ईस्वी में राजा बनने के बाद उसने लंबा शासन किया। फिर 641 ईस्वी लिखा हुआ है राजश्री की मृत्यु होगी। राजश्री कौन थी भाई? राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी। फिर हर्ष चरित्र किसने लिखी? बाण भट्ट ने लिखी। बाण भट्ट कौन था? बाण भट्ट था दरबारी कवि। अब इंसान कौन था भाई? इंसान था प्रसिद्ध चिन्नी यात्री। कनौज का शासक कौन था? यशो वर्मा। ललिता द्वितीय मुक्तापीठ का शासक था कश्मीर का, इसने इसको पर आक्रमण कराया था। 9वीं शताब्दी में कौन थे? प्रतिहार शासक थे। 882 में पिहुआ का अभिलेख मिला भाई, उसमें क्या है? मीर भोज की जानकारी मिलती है। उसके अनुसार क्या मिलता है कि घोड़ों के व्यापार का केंद्र कौन सा था भाई? पिहुआ। फिर तोमर शासक आ जाते हैं 9वीं सदी में। और तोमरों का पहला राजा कौन था भाई? जाडल। कौन था? जाडल था भाई। आगे बात आती है यहां महमूद गजनवी की। महमूद गजनी। अब महमूद गजनी के बारे में हम पढ़ें तो 997 से 1030, 997 से 1030 है भाई महमूद गजनी। इसके बारे में अगर पढ़ा जाए ना, महमूद गजनी के बारे में, गजनी का शासक था भाई। किसका? गजनी का। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। एक 1001 से लेकर 1028। प्रश्न होगा हरियाणा में, लगभग पक्का हो भाई हरियाणा का क्वेश्चन। इसमें हरियाणा के जितने भी एग्जाम होते हैं एचएसएससी के अंदर लगभग पक्का पूछा जाता भाई। और आने की पूरी पूरी संभावना होती है प्रश्न। आप रट लेना इसको कि हरियाणा में महमूद गजनी ने कब कब आक्रमण किया? 1009 में और 1014 में। 2 आक्रमण है भाई फेमस थानेसर। 1009 में, फिर 5 साल बाद में 1014 में। क्या था भाई? एक थोड़ी स्टोरी इसकी महमूद गजनवी की। महमूद गजनी एक शक्तिशाली शासक के रूप में आया गजनी से। और उसने यहाँ भारत में जितने भी आक्रमण करने ना, वो सारे के सारे क्या था भाई? ऐसे आक्रमण नहीं करे कब्जा करने के लिए ना, आक्रमण करे लूटपाट करने के लिए।
क्योंकि आपको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, सॉरी कहते थे सोने की चिड़िया। तो उसको पता था कि भारत के मंदिरों में सोना काफी मात्रा में, तो उसने लगभग मंदिर लूटे भाई, काफी मूर्तियां तोड़ी। उसने चक्रा स्वामी की मूर्ति तोड़ी, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। चक्रा स्वामी की मूर्ति तोड़ी, इसी कारण इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाने लगा। मूर्ति भंजक यानी कि मूर्तियां तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक। ये केवल भारत में लूटपाट करने के लिए आया था भाई, लूटपाट ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। क्या था? लूटपाट ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। एक इसका आखिरी आक्रमण पूछा जाया करे कि आखिरी आक्रमण किसके विरुद्ध था भाई? जाटों के विरुद्ध। कब? 1028 में। कब था? 1028 में इसका जाटों के विरुद्ध आक्रमण था। एक इसका फेमस आक्रमण है 1025 में। 1025 में कहां भाई? गुजरात में भाई, गुजरात के सोमनाथ मंदिर। ऐसा मानते हैं 1025 में भारी मात्रा में आक्रमण किया और बिल्कुल यहां से भारी मात्रा में सोमनाथ मंदिर से सोना लूट के ले गया। सोना, जेवरात, हीरे जो भी इसको मिला यहां से लूट के ले गया और अपने प्रदेश चला गया। और वह ऐसा मानते हैं कि इसका लूटा हुआ सोना इन्हें जो मक्का मदीना है ना उसमें लगा रखे भाई, कुछ एक वहां दान कर दिया था यहां से लूटने के बाद में। तो ये है महमूद गजनी। महमूद गजनी 1997 तय 1030 में हरियाणा में आक्रमण करे, 1009 में आक्रमण किया और फिर इसकी चली नहीं, 1009 में वापिस लौट के अधूरा ही हो। उसके बाद में 4-5 साल बाद में फिर आक्रमण, मतलब सेना मजबूत करके आया और 4-5 साल बाद में आया, यानी कि 9 और 5 14, 5 साल बाद में फिर ये तैयार होके आया और 1014 में इसने फिर थानेसर पर आक्रमण कर दिया। तो ये आक्रमण भाई पूछे था हरियाणा HSSC के द्वारा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा। एक ये पूछा जावे आखिरी आक्रमण, एक यो पूछा जावे 1025 में कड़न कराया था इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कराया था। मृत्यु भंजक इसने कहा जावा है, किसकी मूर्ति तोड़ी थी इसने? चक्रा स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी भाई इसने। लो भाई ये महमूद गजनी। इसके बाद इसका ऐसा है, इसके बाद में कुछ एक और आता है, इसका उत्तराधिकारी आता है मसूद। इसका उत्तराधिकारी मसूद 1030 से 40 तक भाई, 1030 से 40 तक क्या था? मसूद। उसके बाद आता है भाई मसूद ने क्या किया? मसूद ने सिपाकर 1037 ईस्वी में हरियाणा को जीतने के लिए, हरियाणा के दुर्ग जीतने के लिए सिपा इसने आक्रमण कराया था 1037 ईस्वी में और यहाँ काफी लूट खसोट मचाई। तो इसका उत्तराधिकारी कौन था भाई? मसूद। यो भी लूट खसोट मचाता रहा और 80 के आसपास इसने कब्जा कर लिया, आक्रमण करे भाई 1037 ईस्वी में। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में लास्ट में समय चलता गया और आसत। इसके बाद में